अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। टाइटल आपने देख लिया वीडियो का। कुछ इसी तरह की आज मुझे दिल की बातें करनी है अपने इन प्यारे जो लोकल स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उनके साथ, जिनमें स्पार्क्स है, डी कोड है और अपना वीगोटेल है। बेसिकली जो मेन टॉपिक रहेगा वो स्पार्क्स का नोट 20 रहेगा। इसका साथ साथ आपको रिव्यू और इसकी वैल्यू के हिसाब से बता दूंगा कि ये कैसा फ़ोन है। और मुझे पता है कि आप किस फ़ोन का रिव्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे, टेक्नो का स्पार्क 20 प्रो प्लस। अब जाहिर है वो ब्लैक मार्केट में फ़ोन चल रहा है और ब्लैक मार्केट को मैं बाइकआउट करता हूँ। मैं आपको भी यही कहता हूँ कि भाई अपने जो कीमती पैसा ना इन माफिया के मुंह में ना ठूंसो। ऑफिशियल प्राइस 56,000 रुपया, कहीं पे 60 में बिक रहा है, कहीं पे 65 में बिक रहा है। जब ब्रांड को ही ख्याल नहीं है अपने कंज्यूमर का, कि उन्होंने अपने कंज्यूमर को माफिया के आगे फेंका हुआ है, तो आपको क्या ज़रूरत है उस ब्रांड का फ़ोन लेने की। बाइकआउट करो आप उस फ़ोन का। जब अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आएगा फिर ले लेना। मैं भी फिर रिव्यू करूँगा अगर मुझे ज़रूरत पेश है, मुझे लगा कि यार इसको रिव्यू करना चाहिए। अब देखो इस फ़ोन को डिस्कस कर लेते हैं। स्पार्क्स नोट 20, इसकी प्राइस 42,000 रुपया, मार्केट में 38 साढ़े 38 के आसपास मिल रहा है। स्पेसिफिकेशन ऑन पेपर देखोगे तो बड़ी तगड़ी आपको नजर आएंगी। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने इस फ़ोन को जितना यूज़ करके देखा है, मुझे इस फ़ोन की लुक, स्पेशली वाइट कलर में इसकी मैट फिनिश के साथ, और इसकी जो इन एंड फील है वो प्रीमियम लगी है फॉर द प्राइस टैग। बैक पे इन्होंने ग्लास यूज़ किया है, फ्रेम इसका प्लास्टिक है, फ़ोन पतला है, वेट 190 ग्राम के आसपास है, तो मतलब होल्ड करते हुए इसकी फील ठीक है। बैक प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने डब्बे के अंदर केस भी दिया हुआ है। और इस फ़ोन के अंदर एक बड़ी बैटरी है 5000 mAh की, और उसको चार्ज करने के लिए 33 वाट के इन्होंने चार्जर भी दिया है, जो टाइप C to C वाला PD चार्जर है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, डिस्प्ले के अंदर नहीं दिया हुआ। चलो ठीक है, प्राइस के हिसाब से इतनी तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हैप्टिक एक्सपीरियंस, जो टाइपिंग वाला एक्सपीरियंस है ना, जो वाइब्रेशन है उसकी नॉर्मल वाली नहीं है, नॉर्मल से बहुत बेटर वाली है। बट जो फुल ऑन प्रीमियम होती है ना ठक ठक वाली, वो नहीं है, नॉर्मल से बेटर है। उसके अलावा जो सिम ट्रे है ये एक हाइब्रिड स्लॉट है, 2 सिम के साथ। आप माइक्रो SD कार्ड नहीं यूज़ कर सकते एक टाइम पे, एक सिम एक कार्ड, या फिर 2 सिम आप यूज़ करोगे। उसके अलावा अगर आप आते हो ना डिस्प्ले वाली साइड पे, तो यहाँ पे इन्होंने एमोलेड 120 हर्ट्ज दिया हुआ है, जो अगेन प्राइस टैग के हिसाब से एक बहुत अच्छी मूव है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है चीज़ों को लेके, इसको यूज़ करते हुए ना इसके जो कलर्स हैं वो इतने कोई मज़े के नहीं है। बहुत ज़्यादा बूस्टेड कलर दिखा रहा है। मैंने आपको बोल्ड 3 प्रो में बताया था कि वो बूस्टेड कलर दिखाता है थोड़े से, बट यहाँ पे मुझे ओवर बूस्टेड लग गया। मतलब आंखों को चुभते हैं भाई कलर्स इसके। साइड बाय साइड सेम प्राइस कैटेगरी का जो फ़ोन है रेडमी नोट 12, उसके साथ मैंने आपको कंपेयर करके दिखा दिया। इसका डिस्प्ले जो स्किन टोन्स है ना, ये वाला जो स्पार्क्स का फ़ोन है गुलाबी किए जा रहा है। मैं हो सकता है कैमरे में आपको उस हिसाब से क्लैरिटी नजर ना आए, बट जब आप रियल टाइम इसका एक्सपीरियंस करोगे ना डिस्प्ले का, तो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, अजीब कर देता है कलर को। जो रेड है, जो ऑरेंज कलर्स हैं, जो ग्रीन है, उसको तो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। और दूसरा ब्लैक्स को अच्छा ही नहीं दिखाता। अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हो तो ब्लैक कलर को भी क्रश करता है। कंट्रास्ट है ना पैनल का, वो इतना मजे का नहीं लगा। वाइड वन L3 का सपोर्ट है, जो मैं समझता हूँ यहाँ पे वाइड वन L1 भी देना चाहिए। लेकिन अगेन अगर L1 भी दे देते तो क्या फ़ायदा था, जब आपके पैनल के कलर ही सही नहीं है। एक लो क्वालिटी का एमोलेड पैनल आपने यूज़ किया हुआ है। खैर आपका भी कसूर नहीं है स्पार्क्स वालों, आपने मतलब जान से लिया हुआ है, उन्होंने ये चीज़ आपको दी है। और आउटडोर में तेज़ रोशनी में भी इस फ़ोन को यूज़ करोगे तो डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल फाइन है। डिस्प्ले इसकी मजे की नहीं है, आल्दो बेजल एक्सपीरियंस डिस्प्ले का बहुत अच्छा लगा मुझे। स्पीकर इस फ़ोन में एक ही आपको मिलता है नीचे वाली साइड पे। इस प्राइस कैटेगरी में मैं स्टीरियो स्पीकर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अगेन चलो सिंगल है, लेकिन उसकी जो लाउडनेस और क्वालिटी और डिटेल है ना, वो मुझे अच्छी लगी है सिंगल स्पीकर के हिसाब से। और इस फ़ोन को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर ग्लिचेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे मुझे। मैं फ्लैश लाइट ऑन कर रहा हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट थी फ्लैश लाइट की, फ्लैश नहीं चल रही भाई उसकी। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा फ्लैश को क्या हो गया भाई, कहीं पे मेरे यूनिट की तो नहीं बैठ गई। लेकिन बाद में चल पड़ी। उसके बाद मैं जेस्चर नेविगेशन यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो वो नीचे से स्वाइप कर रहा हूँ, ऊपर को वो स्वाइप नहीं हो रहा, कहीं पे वो अटका हुआ है। नाइट टाइम के ऊपर मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, और इसका जो लाइट सेंसर है ना वो भी बड़ा कन्फ्यूज़ रहता है, उसको भी नहीं पता क्या चीज़ें ऊपर नीचे करनी है। अब मैंने उसको अडाप्टिव ब्राइटनेस ऑफ की है। अभी देखो सेटिंग वाले पेज पे आया हूँ, अपना लाइट को इसने बूस्ट कर दिया अचानक से। आल्दो मेरा यहाँ पे देखोगे तो अडाप्टिव ब्राइटनेस मैंने ऑफ की हुई है। अब इस स्क्रीन पे इसने ब्राइटनेस को कम किए जा रहा है। अगर आप यहाँ पे भी थोड़ा सा गौर करो तो ये देखो इसने ब्राइटनेस कम कर दी। मतलब जो इसका लाइट सेंसर है ना उसका भी ग्लिच है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा। और अगर इसको मैं ऑटो ब्राइटनेस पे स्विच करता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑटो ब्राइटनेस पे बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे ये बूस्ट नहीं कर रहा डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है ना। इसकी मैं आपको वर्किंग भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसने फुल कर दिया है तेज़ लाइट में, और जैसे मैं इसको लाइट को हटाऊँगा तो ये बिल्कुल उसको कैलिब्रेट कर देगा डार्कनेस के हिसाब से। तो ऑटो ब्राइटनेस प्रॉपर काम कर रही है, लेकिन जो मैनुअल पे है वहाँ पे ये ग्लिच कर रहा है लाइट सेंसर। और इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसका अगर आप परमानेंट यूज़ करते हो तो उसकी लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। परमानेंट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो कंटिन्यूसली बैटरी को ड्रेन करता है। इवन ओवरनाइट अगर आप उसको रखते हो तो उसका जो आइडल ड्रेन है ना, सुबह उठ के जब आप देखते हो 30% के आसपास वो बैटरी को खा जाता है।
और अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है, आप इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो इसकी 33 वाट चार्जिंग काम नहीं करती है, 2.5 घंटे लेता है चार्ज होने में। तो ये सॉफ्टवेयर ग्लिचेस बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस किए हैं इसके ऊपर। तो स्पार्क्स को ये चीज़ें देखनी चाहिए, मतलब क्या चीज़ दे रहे हो यार आप कंज्यूमर को। और अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को बंद करके इसको चार्ज करता हूं तो फिर इसकी चार्जिंग 33 वाट की ठीक काम करती है और 1 घंटा 20 मिनट में चार्ज कर देती है फ़ोन को। और ऑलवेज ऑन को अगर आप ऑफ करते हो तो फिर इसका जो ओवरनाइट आरडीएल ड्रेन है वो 2-3% के आसपास है। तो जाहिर है जो कंज्यूमर फ़ोन को लेगा, आपने जो फीचर रखा हुआ है ऑलवेज ऑन का, तो वो यूज़ तो करेगा डेफिनेट है उसको। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया इसके ऊपर। और बाकी जो बैटरी टाइमिंग है फ़ोन की वो तो काफ़ी बेटर है। मैंने 120 हर्ट्ज़ के ऊपर रखा, ऑलवेज ऑन भी चल रहा था, तो इसने मुझे कोई 6-6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया। और मैंने फिर इसको ऑलवेज ऑन को बंद किया और बंद करने के बाद मैंने फ़ोन को और ऑटो रिफ्रेश रेट पे यूज़ किया, तो इसने मुझे अच्छा बैटरी स्क्रीन ऑन टाइम दिया, लाइक 8.5 घंटे के आसपास था। तो बैटरी टाइमिंग ठीक है, बट यार ये ग्लिचेस को कौन नट डालेगा इसके। तो ये चीज़ें बहुत डिसअपॉइंट करती हैं। परफॉर्मेंस वाली साइड पे प्राइस टैग के हिसाब से इस टाइम पे बॉक्स पैक में जो आपको बेस्ट मिल सकता है वही है इस फ़ोन के अंदर। और हमारा जो कोमी प्रोसेसर है ना वो है हीलियो G99। मतलब हर ब्रांड ने पकड़ ही लिया भाई इसको, और मेरे ख्याल से खज्जल करके छोड़ेंगे G99 को। खैर, इसको डे टू डे टास्क में अगर आप यूज़ करते हो ना तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है इस फ़ोन की परफॉर्मेंस, कहीं पे भी अटकता नहीं है फ़ोन। और इसके टच के ऊपर भी मुझे मिसिंग वाले या टच फ्रीजिंग वाले इस तरह के कोई इशू नहीं। वो जो ग्लिचेस मैंने हाईलाइट किए ना बस वही थे। इवन आप तेज़ तेज़ भी यूज़ करोगे ना तो इसकी एनिमेशन इतनी स्मूथ है कि फ़ोन काफ़ी रिस्पॉन्सिव रहता है, कहीं पे भी जिटर नहीं करता, हल्का फुल्का कहीं पे होगा लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ठीक है। जो असल वाली रैम है ना इसकी 8 GB, उसकी मल्टीटास्किंग ठीक हैंडल कर लेता वो। और जो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है वो 256 GB स्टोरेज है, UFS 2.2 वाली eMMC स्टोरेज वाली हरकत नहीं है यहाँ पे। तो स्टोरेज की स्पीड भी ठीक है, लॉन्ग टर्म में फ़ोन मतलब सही परफॉर्म करता रहेगा। और फ़ोन पे देखो मैंने हैवी टास्क भी परफॉर्म करके देखे हैं, फ़ोन में ओवर हीटिंग वाला कोई इशू नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत वार्म तो हो ही जाता है फ़ोन। और मैंने कुछ गेमिंग की है, PUBG टाइटल खेला है भाई, बैलेंस मोड विद अल्ट्रा, वही जो हीलियो G99 के ग्राफिक्स हैं। तो इसने 40 FPS का जो गेम प्ले है ना वो काफ़ी अच्छा मैनेज करके दिया। और गेम खेलते हुए भी कहीं पे टच रिस्पॉन्स आगे पीछे नहीं हो रहा था। जायरो सेंसर भी हार्डवेयर वाला है और उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन गेम खेलते हुए भी जो इसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो ग्लिच कर रही थी। मेरा डेटा कनेक्शन चल रहा था, मतलब एरर आ गया गेम पे, मैंने अपना डेटा कनेक्शन चेक किया भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो चल रहा था प्रॉपर, स्पीड भी बेहतरीन आ रही थी उसके ऊपर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये बहुत सारी हो रही हैं इस फोन के ऊपर। काफ़ी दोस्त मुझे अक्सर पूछ रहा था कि भाई ऊबर क्रीम की जो ऐप है वहाँ पे इसका जो मैप है वो सही से नेविगेशन वगैरह चलती है। तो यस, परफॉर्मेंस भी ठीक है। और जो गूगल मैप नेविगेशन है या आपने कोई भी कंपनी का थर्ड पार्टी मैप यूज़ करना है तो वहाँ पे ये फ़ोन ठीक परफॉर्म करता है। कैमराज मैंने इसके यूज़ किए हैं डे टाइम के ऊपर। बैक साइड पे जो इसके कैमराज हैं वो HDR इसका परमानेंट यूज़ कर सकते हो, लाइट को बैलेंस कर लेता वो, लेकिन डिटेल्स वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार इस फ़ोन में मतलब डिटेल्स बेटर होंगी। स्किन टोन्स कभी काइंड ऑफ थोड़ी सी नेचुरल ले लेता है, कभी थोड़ा बहुत चीज़ें ओवर ब्राइट कर देता है। तो इस तरह की एक्सपोजर रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं इसके ऊपर आते हैं। और जो फ्रंट की सेल्फी है 24 मेगापिक्सल का सेल्फी का नंबर है, यहाँ पे भी बस चीज़ें ऊपर नहीं चाहिए, एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल नीचे ही रह गया ये फ़ोन कहीं पे। इवन अच्छी लाइटिंग कंडीशन में भी आपको काफ़ी ओवर शार्पनिंग मिलती है, थोड़ा अगर जूम करके फोटो को देखते हो तो डिटेल्स मज़े की नहीं कैप्चर करता। वीडियोग्राफी इस फ़ोन की 1080p के आसपास है और स्टेबल मोड को ऑन भी करते हो, मतलब वीडियोग्राफी में तो कुछ भी एक्सपेक्ट ना करना, फोटो शायद आपको कुछ गुजारा माफिक दे दे। तो कैमराज इसके काइंड ऑफ एवरेज ही हैं। सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स है इसके ऊपर, और जिसके ऊपर इन्होंने स्किन यूज़ नहीं की, ये स्टॉक एंड्रॉइड है। जब सेटअप करोगे कोई भी फजूल की ऐप नहीं है, क्लीन एक्सपीरियंस आपको मिलता है। हाँ, ये चीज़ है कि वहाँ पे कोई एड्स नहीं आती, कोई फजूल की ऐप्स नहीं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो सॉफ्टवेयर ग्लिचेज हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं आपके यूज़ को। सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस फ़ोन को कोई अपडेट आनी भी है कि नहीं आनी। तो आई थिंक यहाँ पे जो लोकल स्मार्टफोन ब्रांड हमारे चल रहे हैं ना, एटलीस्ट थोड़ी सी क्लैरिटी इनको देनी चाहिए कि मेजर एंड्रॉइड की अपडेट कोई आनी है तो किस हिसाब से आएगी, कोई सिक्योरिटी पैचेज इसको फ़ोन को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इन फोन्स का जो बायर है ना उसके माइंड में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी अगर कुछ कनेक्टिविटी वाली साइड पे आते हो तो इसका सिग्नल रिसेप्शन है, जो इसका बेसिकली नेटवर्क रिसेप्शन है, वहाँ पे मुझे कोई भी इशू नहीं है। कॉल क्वालिटी इसकी मुझे काफ़ी बेटर लगी है। ऊपर सेकंड नॉइस कैंसलेशन माइक भी दिया हुआ है इन्होंने। जो कॉल रिकॉर्डिंग है गूगल डायलर है, और कॉल रिकॉर्डिंग गूगल डायलर में भी आपको नहीं मिलती। और 4G प्लस का जो सपोर्ट है वो इस फ़ोन पे अवेलेबल नहीं है। 4G LTE के ऊपर जो स्पीड्स हैं डेटा कनेक्शंस की वो काफ़ी अच्छी आ जाती हैं। उसके अलावा जो VoLTE का सपोर्ट है वो इस फ़ोन पे अवेलेबल है। वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट नहीं है, और NFC का जो सपोर्ट है वो भी इस फ़ोन पे आपको नहीं मिलता। बाकी कॉल्स पे यूज़ करते हुए जिसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर था वो भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। तो देखो जो फाइनल कंक्लूजन है ना, उसमें इतना खूबसूरत फ़ोन, इतने अच्छे पैसों के हिसाब से मिलने वाला फ़ोन, स्टिल मैं इस फ़ोन को नॉट रिकमेंड करता हूँ। रीज़न क्या है, प्रोज एंड कॉन्स में आप देखो।
परफॉर्मेंस ठीक है फ़ोन की, डे टू डे यूज़ में बेहतरीन चलता है फ़ोन, वहाँ पे इश्यूज़ नहीं है। उसके अलावा स्टॉक एंड्रॉइड है, क्लीन एक्सपीरियंस है, वहाँ पे भी चीज़ें ठीक हैं। फ़ोन की जो लुक है, बिल्ड है, इन एंड फील है, वहाँ पे भी चीज़ें ठीक हैं। गलत कहाँ पे है, लो क्वालिटी एमोलेड पैनल है भाई। जब उसकी कलर एक्यूरेसी जीरो है, इतने बूस्टेड कलर दिखाता है, आंखों को चुभने वाले कलर दिखाता है, मेन इंटरेक्शन ही जब डिस्प्ले के साथ अच्छा नहीं है तो क्या फ़ायदा उस फ़ोन का। और सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, कभी कहीं पे कट्टा खुल गया, कभी कहीं पे कट्टा खुल गया, तो ये चीज़ें बियरेबल नहीं है। और ऑलवेज ऑन दिया हुआ वो बैटरी को ड्रेन किए जा रहा है, कभी चार्जिंग स्लो कर रहा है, मतलब इस तरह की इतनी चीज़ें ऊपर नीचे हैं। तो मैं ये जो लोकल ब्रांड्स हैं ना, इनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, डियर लोकल ब्रांड्स, की करी जा रहे हो यार। अगर आपने रीब्रांडिंग भी करनी है ना, एटलीस्ट थोड़ी सी क्वालिटी इंश्योर करो, कोई थोड़ा सा अपना दिमाग भी लड़ाओ चीज़ के ऊपर कि यार जो चीज़ आप मंगवा रहे हो उसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसी है, आपके कंज्यूमर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो बहरहाल ये फ़ोन तो नॉट रिकमेंडेड है। इससे स्लाइटली बेटर मुझे डीकोड का बोल्ड 3 प्रो लगा था, कलर उसमें भी थोड़े बूस्टेड है, बट स्टिल वो मैं बेटर रेट करूँगा इससे। और या फिर अगर आपने जाना है तो इन्फिनिक्स का नोट 30 मिल जाता है। IPS 120 हर्ट्ज ज़रूर है, बट वाइड वन L1 है, एटलीस्ट डिस्प्ले के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, नॉर्मल यूज़ में उसको ले सकते हो। तो इस फ़ोन की तरफ मत जाना, ये फ़ोन आपको काफ़ी डिसअपॉइंट करेगा। काफ़ी दोस्त इनका स्पार्क्स का जो Edge 20 Pro फ़ोन आया उसके लिए रिव्यू डिमांड कर रहे थे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अभी स्पार्क्स ब्रांड है ना, इसकी जो मैक्सिमम ब्रांड वर्थ है ना, वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है मेरे हिसाब से। आपको 50-55 हज़ार रुपया इस ब्रांड के किसी फ़ोन पे अभी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कर्व डिस्प्ले के चक्कर में, उसकी खूबसूरती के चक्कर में ना फंसो। एक्चुअल चीज़ होती है एक्सपीरियंस, वो अभी यहाँ पे किस तरह का निकल रहा है आपने देख लिया सारा। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।